नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर घाटी की, जहां पर घाटी को दहलाने के लिए जैश ए मोहम्मद द्वारा तैयार किए गए 2 वाहन बमों का समय पर पता लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष दल बनाया है। पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में पुराने वाहनों को बेचने वालों के अलावा कुछ मैकेनिकों को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। बीते 6 महीने के दौरान चोरी हुए वाहनों की भी सूची तैयार की जा रही है और इसके अलावा पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्करों से भी इस बारे में नए सिरे से पूछताछ की जा रही है। पुलवामा में आईईडी लेस सेंट्रो कार पकड़ने और उसे सुरक्षित ढंग से नष्ट करने के बाद पुलिस को अपने खुफिया तंत्रों से यह पता चला है कि घाटी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद 14 फरवरी 2019 के जैसा कोई बड़ा हमला दोहराने की फिराक में है। तो आज की बड़ी खबरों में ये बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जिसके लिए जो आपको बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी को दहलाने के लिए जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा है और पाकिस्तान से ही लगातार आतंकियों को भेजने के लिए घुसपैठ भी एलओसी पर की जा रही है और इसी घुसपैठ को करवाने के लिए लगातार सीजफायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान की सेना करती हुई नजर आ रही है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से हाल ही में पिछले दिनों एक सेंट्रो कार पकड़ी गई थी, जिसमें भारी मात्रा में आईडी विस्फोटक पदार्थ जो था और उसको सही तरीके से उसको नष्ट कर दिया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा। लेकिन उसके बाद जो जानकारी निकल करके सामने आई कि 2 और ऐसे वाहन हैं जिनकी तलाश अब सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है और लगातार हर एंगल से छानबीन में भी अब सुरक्षा बल जुट गए हैं। जो ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं, जो आतंकियों के जो सहयोगी पकड़े गए हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और जितने भी वाहन इलाके में पिछले 6 महीने के दौरान बेचे गए हैं या फिर गुम हुए हैं, उनकी भी अब जानकारी सुरक्षा बल जो है वो जुटा रहे हैं और एक सूची ऐसी तैयार की जा रही है जिसमें सभी जो चोरी वाहन हुए हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से सुरक्षा बल लगातार इन जो 2 वाहन बताए जा रहे हैं, वाहन बम, उनकी तलाश कर रहे हैं? जी देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 ऐसे वाहनों का पता लगाया है जिसमें जो आतंकी मारा गया है, फौजी जो अजहर मसूद का जो रिश्तेदार था और पिछले 2017 की अगर बात करें तब से कश्मीर में एक्टिव था और क्या नाम उसका जी रविंद्र जी, और साथ ही में जिस तरह से उसने आईडी प्लांट की थी, जो गाड़ी सुरक्षा बलों के हाथ में लगी थी और उस गाड़ी को उन्होंने उड़ा दिया था और इसके बाद उस 3 और गाड़ियां जो हैं ऐसी ही जिसमें आईडी प्लांट की हुई है, सुरक्षा बलों के हाथ में ऐसी जानकारी मिली है कि और उसके बाद उनकी तलाश की जा रही है और खास करके उन वाहनों के बारे में पता लगाया जा रहा है जो हाल फिलहाल में चोरी हुई हैं और उन्हीं के जरिए उन गाड़ियों का पता लगाया जाएगा। और खास करके आज भी कुलगाम के अंदर जिस तरह से आतंकियों ने फायर किया है और जिसमें एक स्थानीय जो है जख्मी हुआ था, उसके बाद उस गाड़ी की जब तलाशी लेने पहुंचे तो उस गाड़ी में भी नंबर नहीं था, बिना नंबर के वो गाड़ी थी। हालांकि उस गाड़ी के अंदर सामान तो नहीं मिला, ना ही कुछ बारूद वगैरह मिला, लेकिन सुरक्षा बल इसी तरह से सख्ती में है कि लगातार घाटी के अंदर जिस तरह से आतंकियों को मारा जा रहा है, बड़े बड़े कमांडर जो हैं वो मारे जा रहे हैं आतंकियों के, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है। और खास करके आतंकियों क्या का, अगर जैश ए मोहम्मद की बात करें तो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है उसने ये कहा है कि अब कश्मीर के अंदर और ज्यादा हमले होंगे और इसी को लेकर जो गाड़ियां जो है आईडी प्लांट की गई है उसी का पता लगाने के लिए लगातार जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है और उनका पता लगाने के लिए लगातार अपने सोर्सेज को एक्टिव किया है और जल्द ही इन गाड़ियों का भी पता चल जाएगा, ताकि जिस तरह से इन गाड़ियों के जरिए खास करके सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो उन पर हमला होना था, लेकिन एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी जिसमें 45 किलो गाड़ी में आरडीएक्स लगा था, वो गाड़ी पकड़ी गई थी। इसी तरह की 2-3 गाड़ियां और हैं जिनको जल्दी ट्रैक कर लिया जाएगा और इस तरह के हमले से बचा जा सकेगा। जी
रविंद्र, इसी बीच हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ आपको लगता है जिस तरीके से लगातार घाटी को दहलाने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही हैं और इसमें पाकिस्तान में जो संचालित किए जाते हैं आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा बताया जा रहा है कि 3 वाहन बम तैयार किए गए थे, जिनमें से एक को सही तरीके से नष्ट कर दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, और अब 2 ऐसे वाहन बम हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है पिछले कई दिनों से, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हालांकि इसके लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। देखिए हितेंद्र, जिस तरह से कोरोना में पाकिस्तान की माली हालत बिल्कुल दयनीय हो गई है जी, और पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना जो उसका आका है ड्रैगन यानी चीन पर आधारित हो गया है, और वहां जिस तरह जो फंडिंग को लेके तमाम चीजों को लेके पाकिस्तान जिस तरह भूखों मर रहा है, कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है जी। अब उसके पास रास्ता ये बचता है कि वो चीन के आगे सरेंडर करे, और चीन जिस तरह से भारत से अब दुश्मनी कर रहा है जी, तो वो कहीं ना कहीं पीओके में, क्योंकि पीओके का एक हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को भी गिफ्ट किया था जी, गिलगिट बाल्टिस्तान का। अब जिस तरह से भारत ने अपनी दावेदारी गिलगिट बाल्टिस्तान पर दर्ज की है, तो कहीं चाइना को भी ये लग रहा है कि भारत का जो प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए उस प्रभुत्व को पीओके में जो जैश और इसके तमाम जो आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान समर्थित, उनको कहीं एक्टिव किया जाए। तो उसको ये इंटेलिजेंस इनपुट लगातार भारत को मिल भी रहा है, और लगातार उनकी कवायद ये है कि कैसे भी करके इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान जिस तरह पीओके के मामले में लगातार एक्सपोज हो गया है, कहीं इसको राजनीतिक, कहीं इसको वैश्विक मुद्दा बनाया जाए। पाकिस्तान की इस समय सबसे बड़ी पराजय है कि पाकिस्तान वैश्विक मुद्दा नहीं बना पाया और भारत से 370 हट गई, भारत की विजय हुई। अब भारत ने जिस तरह पीओके पे अपनी दावेदारी दर्ज की है, गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा बताया, निश्चित रूप से भारत का हिस्सा है भी। अगर आप यूरोपियन यूनियन की जो डील है उसको देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दर्ज है ये सब चीजें। यूरोपियन सांसद ने कहा है, यूरोप तमाम चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी है। तो अब ये पाकिस्तान की कोशिश है कि कैसे भी वैश्विक मुद्दा बनाने के लिए पीओके में और अपने जो आतंकवादियों के उनके जो लॉन्च पैड है उससे भारत को परेशान किया जाए, और आने वाले दिनों में ये परेशानी और बढ़ने वाली है। भारत को पूरी तरीके से मुस्तैद रह के जी बिल्कुल और उस पर कार्रवाई करनी होगी। जी बिल्कुल। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से फिलहाल जो हालात देखने को मिल रहे हैं सीमा पर, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 वाहन बम होने की जो जानकारी जब से सुरक्षा बलों को मिली है, तो तब से ही सतर्कता से तलाशी अभियान तो जारी है ही कश्मीर घाटी में, लेकिन सीमा पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? जी, सीमा पर देखिए लगातार फायरिंग जो का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। खास करके पाकिस्तान एलओसी को, जो पुंछ से सटा हुआ इलाका है, खास करके राजौरी, मेंढर और पुंछ का जितना भी इलाका है वहां पर भारी फायरिंग जो है वो की जा रही है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। क्योंकि जिस तरह से घाटी के अंदर से लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है और उसी के चलते पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगना आका जो हैं वो लगातार आतंकियों को इस पार भेजने के लिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की मदद से उनको इस पार भेजने की फिराक में है। कई लॉन्चिंग पैड जो हैं वो पाकिस्तान के उस पार जो हैं वो बने हुए हैं और वहां से आतंकियों की खेप भेजने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इसी वजह से लगातार एलओसी को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें अभी तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 75 आतंकियों को अभी तक मार दिया गया है, जिसमें कई बड़े कमांडर भी हैं और इसी के चलते पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार एलओसी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चंद्रशेखर जी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आतंकी संगठनों की बात की जाए या फिर पाकिस्तान सीधे तौर पर सीमा से जो सेना के जवान हैं पाकिस्तानी सेना के, वो भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से बौखलाहट समझी जाए पाकिस्तान की, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा किया है भारत के क्षेत्र पर, वहां पर भी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से छेड़छाड़ के मामले भी सामने आ रहे हैं और लगातार कश्मीर घाटी के भीतर जिस तरीके से आतंकी साजिशें रची जा रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए हितेंद्र,
चाहे भारत से 2000 किलोमीटर भी जब जमीन खोदी जाएगी तो उसमें कोई ना कोई निशान भारत का ही निकलेगा। तो भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो व्यापकता है पूरी दुनिया में, वो इतनी विशाल है, इतनी विराट है, इतनी व्यापक है कि उसको कोई नकार नहीं सकता। अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान से यूरोप तक 6500 किलोमीटर के जिसको चाइना सिल्क रूट कहता रहा है, उसको भारत ने 5000 वर्ष पहले उत्तरापथ का निर्माण कर दिया था। तो भारत की इस संप्रभुता को और भारत की इस विराट वैभव जो एक शैली है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान ये चाहता है कि कैसे भी करके और इसको पाकिस्तान पीओके को वैश्विक मुद्दा बनाया जाए, और चाइना जिस तरह उसके साथ खड़ा रहता है हमेशा उसके दुष्कृत्यों में, तो उसको ये लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अपना घर चलाना है, चूल्हा जलाना है, वहां तो भूखों मरने की नौबत है पाकिस्तान पे। इमरान खान का जिस तरह ये गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है दुनिया के कोरोना को लेके, तो ये तमाम चीजें हैं जहां पे पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है दुनिया के सामने। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो चीन की बात माने, और चीन की बात ये है कि वो भारत में कहीं ना कहीं भारत को चोट पहुंचाता रहे। लेकिन भारत की सेना का जो शौर्य है, जो उनका साहस है, वो इतना अदम्य है कि उसके सामने पाकिस्तान की तमाम कायराना हरकतें, तमाम नापाक हरकतें विफल हो जाती हैं, और भारतीय सेना जहां भी जो कहीं कोई कोशिश करता है उसको विफल कर देती है, और पाकिस्तान के दुष्कृत्य पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। लगातार पाकिस्तान जिस तरह से अब ये चाह रहा है कि भारत के क्षेत्रों में हमले किए जाएं, लेकिन उसके जो भी कमांडर होते हैं वो यहाँ आते ही मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि भारत से लड़ना बहुत मुश्किल है, और भारत एक विश्व महाशक्ति के रूप में अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और भारत की जो एकता है, अखंडता है, भारत की जो सेना है, वो इतना उसके अंदर अदम्य शौर्य है कि उससे लड़ना नामुमकिन है। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि सीधे रास्ते पर चल के अपने देश की तरक्की के बारे में सोचे, वहां जो भूखे मरने की नौबत है उसके बारे में सोचे, कोरोना से लड़ने के बारे में सोचे, बजाय वो भारत से लड़ रहा है। जी, लेकिन चंद्रशेखर जी, इस बीच ये बड़ा सवाल उठता है, क्या जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है वो पाकिस्तान ही कर रहा है या फिर उसके पीछे चीन का हाथ है? निश्चित रूप से पाकिस्तान कैसे कर सकता है तेंद्र। पाकिस्तान में तो आप समझिए वहां खाने को दाने नहीं है, और जिस तरह लगातार कोरोना में पाकिस्तान के बड़े बड़े, खुद इमरान खान 5-5 लाख रुपए का चेक लेने के चक्कर में कोरोना से संक्रमित कहीं होने की खबरें आई, और जिस तरह वो टेलीविजन चैनलों पर लगातार पैसे मांगते रहे, भारत के उदाहरण देते रहे कि भारत में कितने उद्योगपति हैं जिन्होंने भारत में मदद की है, सहायता की है अपने देश की। तो ये तमाम चीजें हैं। तो पाकिस्तान को ये पता है अच्छी तरह से भारत बहुत सशक्त देश है और भारत से लड़ना बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी तमाम हरकतों से, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और पीओके में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे कहीं ये बताने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है दुनिया के नक्शे पे कि ये वहां के जो संगठन है वहां विरोध है, जबकि चाइना जिस तरह उसकी मदद कर रहा है, चाइना का एक उद्देश्य है कि चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड बनाया है, और चाइना जो यूरोप पहुंचना चाहता है उसने 3500 किलोमीटर का तकरीबन मार्ग तैयार कर लिया है। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी विफलता है। अगर भारत पीओके में कहीं मजबूत होता है, भारत पीओके को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है, गिलगिट बाल्टिस्तान तक भारत का अधिकार क्षेत्र अगर सुनिश्चित हो जाता है, तो फिर ये चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि उसके लाखों करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान से वो सीधा यूरोप पहुंचना चाहता है, 6500 किलोमीटर मार्ग को तय करना चाहता है। जो भारत का उत्तरापथ है हजारों वर्षों से, उसको वो अपना सिल्क रूट कहकर कहीं यूरोप में व्यापार करना चाहता है। लेकिन ये मुनासिब कतई नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र जो वो कर रहे हैं वो विफल होंगे, क्योंकि भारत जो योजना बनाता है, भारत जो योजना बना रहा है, भारत की जो योजना है पूरे विश्व में शांति की, ये सबसे बड़ी योजना है और ये कभी विफल नहीं हो सकती। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे धराशायी हो जाएंगे और पाकिस्तान सिर्फ दुनिया के सामने बेनकाब होगा इन सब हरकतों से। जी, चंद्रशेखर त्रिशूल जी, राज कादियान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। राज कादियान जी, जिस तरीके से 2 जो वाहन बम जम्मू कश्मीर में बताए जा रहे हैं कि वो उनकी तलाश अभी की जा रही है, और इससे पहले की आपको जानकारी है ही, जैसे कि एक वाहन बम को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया था सही तरीके से। और लेकिन कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं, जिस तरीके से चीन,
पाकिस्तान और नेपाल, ये 3 देश लगातार घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं हमारे देश की। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन है वो भी लगातार अपने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में सक्रिय कर रहे हैं और इस तरीके से साजिश रच रहे हैं ताकि देश को दहलाया जा सके, जम्मू कश्मीर को, घाटी को दहलाया जा सके। भारत के लिए बेशक ये बड़ी चुनौती है। आज के दिन 3 बड़ी समस्याएं भारत के लिए, एक तो कोरोना है, दूसरा इकोनॉमी को ऊपर कैसे लाना है, इम्प्रूव कैसे करना है, और तीसरा जो लद्दाख के साथ चल रहा है। पाकिस्तान और नेपाल तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो कोई नई बात नहीं, आतंकी हमले पहले भी कराए हैं, आतंकियों को हम मारते रहेंगे। हालांकि वो आतंकवाद को खत्म करने का इलाज नहीं है। आतंकवादी को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। जितने हम जिहादी मारेंगे उससे 10 गुना और ले आते हैं, उनके लिए तो बड़ी सस्ती ऑप्शन है। आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो हमें उसके स्रोत पर जाना पड़ेगा। जैसे मलेरिया को आप मच्छर मारने से नहीं खत्म करते, वो जहाँ पैदा होता है पानी में, उस पानी में दवाई छिड़कनी पड़ती है, वो करना पड़ेगा। कभी न कभी भारत को करना पड़ेगा। 30 साल से हम सफर कर रहे हैं, बार बार हमले हो रहे हैं। नेपाल जहाँ तक है वो हम आपस में सुलझा लेंगे। अभी जो सरकार वहाँ पर है वो शायद भारत के साथ इतने उनके रिश्ते दोस्ताना नहीं है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई फ्लेयर अप होगी। हो सकता है उन्होंने चाइना के कहने पर ये किया हो, लेकिन वो तो अभी कोई सबूत नहीं है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, ये लद्दाख में सवाल टेरिटरी का नहीं है। उनके पास पहले 38,000 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भारत को कमजोर रखना चाहते हैं। ये सड़क जो हम बना रहे हैं ये भी कोई कल बनने शुरू नहीं हुई, कई सालों से लगी हुई है। तो इसकी कोई वजह नहीं थी कि अभी आप 5 फरवरी को आके अपने उसको ऑब्जेक्शन डालो। 2-3 मुद्दे हैं। एक तो भारत को कमजोर रखना चाहते हैं क्योंकि चीन नहीं चाहता एशिया में कोई भी उनके मुकाबले में खड़ा हो, और भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हिम्मत है कि आंख मिला के चीन को देख सकता है। तो हर कोशिश करेंगे कि हमको कमजोर रखें। दूसरा जी राज कादियान जी, सीमा पर तो भारत में इतनी ताकत है कि आंख से आंख मिलाकर के लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो भीतर घात किया जा रहा है, जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में चल रहे हैं और वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदर इस तरीके से आतंकी हमले करवाते हैं, उससे बहुत भारी नुकसान भारत को होता है। तो इनसे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसी तो कर रही है अपना काम। एक जब हमला कामयाब होता आतंकवाद के, उसके साथ शायद 9-10 फेल हो चुके होते हैं, वो मीडिया में नहीं आते। ये बात नहीं है कि जब भी पाकिस्तान हमला करना चाहे तो वो कामयाब होता है, लेकिन ये तो एक बीमारी है। हम पिछले 30 साल से इसको सह रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि आतंकवादियों को मारना, हमने बहुत मारे हैं, सिक्योरिटी फोर्स हर साल मारते हैं सैकड़ों, लेकिन वो इलाज नहीं है। और ले आते हैं, आप अफगानिस्तान से और आ जाएंगे जब अमेरिकन वहां से निकलेंगे। तो इसका तो इलाज वही है कि जब तक हम पाकिस्तान से कीमत वसूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी से कीमत वसूल नहीं करेंगे तो चलता रहेगा। राज कादियान जी, पाकिस्तान में आखिर बौखलाहट किस चीज की है? हम हमारे देश का हिस्सा मांगते हैं उनसे, जो POK उन्होंने कब्जाया हुआ है, और वो वहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और पूरी जम्मू कश्मीर घाटी को दहलाने की साजिश रचता रहता है। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप आवाम की बात करें, मैं समझता हूँ आवाम तो अमन चाहती है, वो भारत के साथ दोस्ताना चाहते हैं। मैं भी लाहौर घूमा हूँ कुछ साल पहले, तो लोगों में भारत के लिए प्यार है, जो मोहब्बत है वो देखते ही बनती है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो है जो विलेन है इसमें बीच में। आर्मी नहीं चाहती भारत से दोस्ताना ताल्लुकात हों। भी जैसे मोदी जी वहाँ गए थे, नवाज शरीफ से बगैर अनाउंस किए पॉलिटिकल रिस्क लेके गए थे, 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने पठानकोट अटैक करवाया। तो आर्मी नहीं चाहती और वहाँ पाकिस्तान की आर्मी हावी है। तो जब तक पाकिस्तान में ऐसी रूट नहीं पकड़ेगी, ये ऐसे ही चलेगा। राज कादियान जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे भारत की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ विश्व स्तर पर, ताकि पाकिस्तान अपनी इस तरह की घटिया और नापाक हरकतों से बाज आ सके? हालांकि पिछले कई सालों से, कई दशकों से अगर मैं कहूं तो भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता ही रहता है।
देखिए, निश्चित रूप से हितेंद्र, कहीं ना कहीं भारत को वैश्विक स्तर पर, हालांकि पाकिस्तान से कहने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के बारे में बात भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए भारत को भी कि जिस तरह से क्षति पहुंचाई जा रही है हमारे एक भी नागरिक को या हमारे एक सैनिक को भी कोई क्षति पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है। और सरकार को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान को ये हरकतें रोकनी चाहिए। जिस तरह लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, लगातार जिस तरह हमले कर रहा है, कहीं आतंकवादियों को पाकिस्तान जो बैट है उनको कहीं भेज के वो हमले करवा रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसकी आवाज को उठाना चाहिए भारत को। और जिस तरह नेपाल को भी कहीं चाइना ने अपने साथ मिलाकर, ये नेपाल ने जो भारत का मित्र हुआ करता था, कहीं आंख दिखाने की कोशिश की है थोड़ी बहुत, हालांकि उनकी आंख का भारत पर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह चल रहा है पड़ोस में, एशिया में भारत का जो प्रभुत्व है उसको कहीं चुनौती देने की कहीं प्रयास किया जा रहा है। तो विदेश नीति के अंतर्गत इन मामलों को उठाकर और इस पे कहीं बड़े जो महाशक्ति राष्ट्र हैं उनकी राय भी लेनी चाहिए और उनसे संवाद करना चाहिए इस विषय को लेकर। जी, चंद्रशेखर त्रिशूल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और सीमा पर भी चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ फिलहाल तनाव देखने को मिल रहा है, तो इस पूरे मामले पर भारत को जो शक्तिशाली देश हैं उनसे कहीं ना कहीं राय ले लेनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस का खतरा देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच दिल्ली से जुड़ी हुई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। पता चला है कि दिल्ली का कोरोना पॉजिटिव रेट डबल हो गया है। मतलब टेस्टिंग में पहले जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे उनका नंबर अब डबल हो गया है। पॉजिटिविटी रेट के मामलों में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है और वहीं दिल्ली की स्थिति भी अब गुजरात से भी ज्यादा खराब हो गई है। और पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि प्रति 100 टेस्ट पर कितने केस कंफर्म मिले हैं। देश में ये प्रतिशत 5 से बढ़कर के 6.41 हो गया है और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 1513 नए मामले सामने आए हैं और एक नए रिकॉर्ड के बाद साथ ही अब दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 23,625 तक पहुंच चुकी है और इसके साथ ही अब दिल्ली में इस संक्रमण की वजह से 606 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो दिल्ली में लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस बीच जो सबसे गंभीर जो बात है, जो चिंता बढ़ा देने वाली खबर है, वो ये है कि दिल्ली में जो डबलिंग रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली में कोरोना से जो संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लगभग 24,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है और बड़ी तेजी से दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे महाराष्ट्र के बाद, तो अब वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली का नंबर तीसरे स्थान पर कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक चिंता बढ़ा देने वाली खबर दिल्ली के लिए सामने आ रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या और विकराल रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का संक्रमण यहाँ पर लगातार, हालांकि दिल्ली सरकार भी एहतियात बरत रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी नज़र रखी जा रही है और जो तमाम जरूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुधीर जी, किस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना की दिल्ली में? राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है जी। प्रतिदिन 1500 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस इस समय दिल्ली में मौजूद हैं जी। इस समय 2.25 लाख लोगों का लगभग सैंपल टेस्ट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कोरोना पॉजिटिविटी रेट की, तो पॉजिटिविटी रेट पहले से डबल हो चुका है। अब 7 से 14% पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है दिल्ली में। पहले 7 से 21 मई के बीच 7% पॉजिटिविटी रेट था और अब 19 मई से 1 जून के बीच यह रेट 14% हो गया है। अगर पॉजिटिविटी रेट का मतलब जो है प्रति 100 टेस्ट पर कितने केस कंफर्म मिले जी, और अगर हम देखें तो यह रेट अब लगभग 2 गुना हो चुका है जी, जी, अब इसी के बीच दिल्ली में राजनीति भी जोरों पर है जी। अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज ये कहा कि सभी जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है वहां पे जो सैंपल लिए थे एक दिन में 94% जो है 94% जो है वो पॉजिटिव आए थे। हमने एक सैंपल को दोबारा टेस्ट करवाया तो 45% नेगेटिव निकले जी, जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि उनको जो भी लैब जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उसे बंद कर देना चाहिए। शायद इनकी वजह से पॉजिटिविटी रेट ज्यादा बढ़ गया है।
और उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में समय से रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 से 7 दिन में रिपोर्ट दी जा रही है। आज 70% लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से जो है 24 घंटे के अंदर हो रही है, क्योंकि 5 से 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर ही आनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम अपने दिल्ली में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मूलचंद गंगाराम अस्पताल और सरोज जो है अस्पताल है उसमें कोविड अस्पताल को बदल दिया और उसमें जो बेड्स का जो है इंतजाम ज्यादा किया। और उसी रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे ने भी जो है 10 कोच जो है एक ट्रेन आइसोलेशन जो है कोच के साथ में शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर खड़ी की है, जिसमें ऑक्सीजन का भी इंतजाम है जी। और उन्होंने 61 निजी अस्पतालों को जो है 20% कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व रखने की बात कही थी, परंतु बहुत सारे जो अस्पताल है उन्होंने मना कर दिया कि हमें दिक्कत आ रही है। तो दिल्ली के जो है स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो हम आपके पूरे हॉस्पिटल को ही कोविड अस्पताल में बदल देंगे जी। तो इस तरीके से जो है चल रहा है। लेकिन सुधीर जी जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि लगातार कोरोना की एक तरफ से मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजनीतिक पारा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जो महामारी विशेषज्ञ हैं या जो चिकित्सक हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस गंभीर स्थिति को लेकर के? जी देखिए, कोरोना की जो स्थिति है वो लगातार केस बढ़ रहे हैं और ये जल्दी जाने वाला नहीं है। कोरोना अभी लंबे समय तक हमारे साथ में रहेगा। लेकिन इस समय जो राजनीति चल रही, जो अब देखिए जो आरएमएल जो हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वो केंद्र सरकार के अंडर आता है जी। और जो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है वो अलग है। उन्होंने जो निजी अस्पताल है उन्होंने कहा कि क्योंकि इनको सरकार द्वारा रियायती जमीन दी गई है तो इनको हम जो है पूरा कोविड अस्पताल में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग के आरोप या जो टेस्टिंग के देर से रिपोर्ट आने के आरोप या उनके पॉजिटिव मामले को ज्यादा बताया जाना, ये राजनीति जो है ये लगातार चल रही है जी। सुधीर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉजिटिविटी रेट डबल हो गया है दिल्ली में और दिल्ली में लगातार कोरोना का खौफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। ये बड़ी खबर, नापाक हरकत, इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट की गाड़ी का पीछा किया गया है और आईएसआई एजेंट ने बाइक से गाड़ी का पीछा किया है, ऐसी खबर मिल पा रही है। इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट की गाड़ी का पीछा किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से भारत में ये देखने को मिला है कि जो पाकिस्तान के अधिकारी यहाँ पर आए थे वो जासूसी करने में कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं और अब पाकिस्तान में भी इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान लगातार नापाक करतूतें करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर ये तस्वीरें भी आई हैं सामने और इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट की गाड़ी का पीछा किया गया है। एक बाइक सवार आईएसआई एजेंट ने बाइक से पीछा किया है भारतीय डिप्लोमेट का इस्लामाबाद में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की तमाम नापाक हरकतें की जा रही हैं, चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन हो या फिर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने का मामला हो या इस तरीके से जासूसी करने का मामला हो। हर तरह से पाकिस्तान बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है और अपनी किसी भी हरकत से, किसी भी कार्रवाई से वो बाज नहीं आ रहा है और इस तरह की तमाम नापाक हरकतें की जा रही हैं। बाइक से पीछा करवाया गया है भारतीय डिप्लोमेट का और भारतीय डिप्लोमेट की जासूसी करवाने का ये मामला सामने आया है कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है तो वहीं पाकिस्तान का जो मंसूबा है वो लगातार उस पर ही अपना काम किए जा रहा है। भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं लगातार, और तमाम विफलताओं के बाद भी पाकिस्तान इससे बाज नहीं आने वाला है। जीडी बख्शी और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। क्वेश्चन आंसर सेशन जी। जीडी बख्शी जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक करतूतें कर रहा है और अब फिर से एक वीडियो, एक खबर ऐसे सामने आई है कि पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट का पीछा किया गया है आईएसआई के एजेंट की तरफ से। देखिए साहब, पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है जी। उसने जो अपनी सो कॉल्ड हाई कमीशन यहाँ जमा रखी है नई दिल्ली में जी, उसमें से 70% तो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लो लेवल, लो ग्रेड ऑपरेटिव्स हैं जो कि 24/7 भारत के खिलाफ षड्यंत्र, भारत के खिलाफ सैबोटाज, सबवर्शन, एस्पियोनाज, तमाम इसी में जुटे रहते हैं। कभी हुर्रियत वालों को बुला के इफ्तार पार्टियां खिलाते हैं, पैसे देते हैं,
खबरें निकालते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कभी टेररिस्टों को बुलाते हैं। ये तो एक वाहियात मुल्क है, और जब इनके खिलाफ एक्शन लो तो वो बड़ा टिट फॉर टैट करने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद में हमारे बेचारे जो हमारे असली डिप्लोमेट्स वहां गए हुए हैं उनको हैरेस करेंगे, फिजिकल वायलेंस भी किया है कई बार इन्होंने, और लाइव हेल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि है ही जहन्नुम ये मुल्क। जी बख्शी जी, जिस तरीके से लगातार तमाम कोशिशें करता है पाकिस्तान लेकिन बेनकाब हो जाता है, उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें क्यों करता रहता है? क्योंकि साहब आप कुत्ते की दुम को जितनी भी देर स्टील की ट्यूब में डालें, जब ट्यूब हटाएंगे तो वो दुम तो टेढ़ी होगी साहब, वो तो इसका नेचर है, इनका वजूद यही है। जी तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी जी। और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतें कर रहा है, नापाक हरकतें किए जा रहा है, लेकिन फिर भी बाज आने को वो तैयार नहीं है। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।